अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम रिव्यू के साथ मैं हूं आलिया शब्बीर। नाज़रीन, मुल्क की मौजूदा सूरत हाल और माजी में क्या कुछ गलत हुआ, आगे किस तरह से दुरुस्त हो सकता है, इन तमाम मौज़ूआत पर बात करेंगे। आज के प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है एक्सक्लूसिव तौर पर हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब ने, सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार हैं। अस्सलाम वालेकुम हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। वालेकुम अस्सलाम जी। वालेकुम अस्सलाम आलिया, बहुत शुक्रिया सर। ये सबसे पहले तो ये बताइएगा कि इस वक्त मौजूदा हुकूमत को किस तरह से देख रहे हैं। हुकूमत ये दावा करती दिखाई दे रही है कि अवाम को डिलीवर कर रहे हैं, महंगाई कम हो रही है और कशकोल भी टूट रहे हैं और बजट भी आ रहे हैं, उससे मज़ीद अवाम को रिलीफ मिलेगा। आपकी राय और आपका तज्ज़िया क्या है? देखें जी, पहली बात तो यह है कि हुकूमत तो मेरा ख्याल में पूरी यकसुई के साथ, तन मन धन और मेहनत मुशक्क़त के साथ पूरा लगी हुई है। जितनी उसकी सलाहियतें हैं, बारह वो तो अल्लाह की ने हर एक को अपनी अपनी लिमिटेड दी होती हैं, लेकिन उसके अंदर कमी पेशी नहीं कर रहे। जो सलाहियतें उनके पास मौजूद हैं, वो पहले भी यही लोग कमो पेश मेरा ख्याल में 16 महीने हुकूमत करके गए थे या 17 महीने, तो तब भी उन्होंने कोई कसर नहीं उठा रखी थी मेहनत करने में। और अब जब नए इलेक्शन के बाद भी उसको दोबारा इक़्तिदार में आए हैं और शहबाज शरीफ साहब भी वज़ीर आज़म बने हैं, तो उन्होंने वहीं से शुरू किया जहाँ से छोड़ के आए थे। लेकिन पिछले 16 महीनों में भी उनकी जो खातिर जो उन्होंने जो मेहनत की थी, वो किसी तरफ जो है किसी उनकी बेल किसी मोड़ नहीं चढ़ सकी थी और वो रिज़ल्ट वो नहीं दे सके कि महंगाई बढ़ती रही थी, कर्जे बढ़ते रहे थे। कर्जे तो खैर शायद अब भी बढ़ते रहे, क्योंकि हम जो कर्जे ले रहे हैं वो तो सिर्फ हम सूद की अदायगियों को करने के लिए और डिफ़ॉल्ट से बचने के लिए ले रहे हैं। इसी चुनाचे कर्जे तो आगे बढ़ते ही रहेंगे। मुस्तबिल करीब में भी कोई उसके अंदर कोई रिलीफ मिलने की जो है कोई सच सूरत नज़र नहीं आती। लेकिन आया जो बाकी जो फ्रंट्स हैं कि जैसे महंगाई को कम करना है, कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, आज वो भी दो एंगल से चल रही है। पूरी दुनिया इस वक्त आतिशफशां के दहाने पे खड़ी है। यूक्रेन की वॉर और फ़लस्तीन की वॉर और साउथ चाइना सी के अंदर अमेरिका भी मसल फ्लेक्स कर रहा है और चाइना भी अपने मसल फ्लेक्स कर रहा है। वो तीसरा एक मुहाज शायद खुलने को है, तो उसके भी असरात यहाँ पे पड़ेंगे। पेट्रोल की प्राइसेस में पड़ गए और चीज़ें पड़ गए, तो एक अजीब व गरीब दो जो है कि जिसको कहते हैं डबल जेपर्डी, पाकिस्तान के अंदर एक क्राइसिस है और पाकिस्तान से बाहर क्राइसिस है। लेकिन जो असल एक चीज़ है जिसको मेरा ख्याल है मैं इसको वाइंड अप कर दूं, ये जितनी आपने चीज़ें अर्ज जो फरमाई हैं और जितनी जो कुछ आपने कहा है, उसमें ये ज़हन में रखें कि ये बाय प्रोडक्ट है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का, और सियासी इंस्टेबिलिटी पाकिस्तान के अंदर कोई एक दिन की पैदावार यही मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन था। चलें आप इसी तरफ ले गए, तो क्या पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की तरफ ये हुकूमत आपको बढ़ती दिखाई दे रही है? मैं पहले अर्ज कर लूँ कि पहले तो इसको अलहदा भी एड्रेस कर लेंगे, लेकिन पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो है वो जब तक नहीं होती तब तक शहबाज शरीफ साहब बेशक इमरान खान को लें, बेशक इमरान खान, शहबाज शरीफ साहब, जरदारी साहब, फजल रहमान साहब सारे इकट्ठे हो जाएं, ये उस वक़्त तक ये कोई सूरत नहीं निकलेगी जब तक इस मुल्क को जो जहाँ तक पहुँचा दी है यहाँ से निकालना। मेरा ख्याल है ये एक को जिसको कहना चाहिए कि आप जो कुछ करते रहे हैं, जो कुछ आप बोते रहे हैं, जो बीज आपने बोए हैं, वही फसल तैयार है। अब तो कटाई का वक्त है। मुझे समझ नहीं आती कि इस मौजूदा जो हम जो एक सियासी अदम इस्तेकाम में जो जकड़े हुए हैं, इससे हम निकल भी पाएंगे नहीं निकल पाएंगे। ये बहरहाल अल्लाह ताला को मौज़ा ही करे जिन हालात से हम दो चार हैं। लेकिन आपको पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नजर नहीं आ रही इस मुल्क में, वो क्यों? क्या रीजन है कि सिर्फ और सिर्फ एक पार्टी इस इक्तदार से अलग है, ये रीजन आपको दिखाई देती है? अब तो तकरीबन तमाम पार्टीज इस वक्त इक्तदार में हैं और यकजा हैं, अवाम को रिलीफ भी, पेट्रोल की कीमतें कम हो रही हैं, आटे की कीमतें कम हो रही हैं, दालें घी की कीमतें कम हो रही हैं, और बजट में अब तो मुसद्दिक मलिक साहब ये दावा कर रहे हैं कि बजट के बाद तो अवाम को रिलीफ इतना मिलने वाला है कि महंगाई बहुत कम हो जाएगी। तो ये सब कोशिश कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ ये कोशिशें भी अवाम भी तो ये देखेगी ना, अगर पॉलिटिकल सिनेरियो अगर डिस्कस करेंगे तो। देखें जी, ये भी एक बड़ी आयरनी है कि सियासी स्टेबिलिटी जो है उसके अपने डायनेमिक्स अलहदा होते हैं, वो एक सिस्टम के साथ होती है। उसके ज़रूरी है कि आदमी को सिस्टम पे फेथ हो
और पूरा पाकिस्तान उस पर यकसू हो जाए, जैसे अमेरिका में सारी दुनिया यकसू है कि जो सिस्टम चल रहा है यही चलेगा, सऊदी अरेबिया में सारी कौम यकसू है, यूएई में यकसू है, चाइना में यकसू है, सिस्टम फर्क है, कहीं जमहूरियत है, कहीं कैबिनेट सिस्टम है, कहीं पे बादशाहत है, लेकिन ये यकसू है कि सिस्टम यही चलना है। कम अज कम जो है, जो जहां तक ताहत निगाह जो है यही सिस्टम नजर आ रहा है। पाकिस्तान का क्राइसिस क्या है, और ये आज का नहीं है, ये जब से देखें कि जी मसला ये जो रीसेंट क्राइसिस है, ये मैं कहता हूं कि इसकी बुनियाद जो है 2014 के धरनों ने रख दी थी। जब वो धरने हुए थे तो उन्होंने चलती हुकूमत, जिसको अभी बने हुए 10-11 माह नहीं हुए थे, उन्हें पूरे पाकिस्तान में अप्रैल का महीना में अच्छी तरह याद है 2014 का, कराची से लेकर चित्राल तक होर्डिंग लगे बड़े बड़े के सियासत नहीं रियासत बचाओ। तो मैं उसमें जियो पे प्रोग्राम करता था, अपने प्रोग्राम ही मैंने कहा कि मुझे खुदा के वास्ते ये बताएं कि सियासत पे, रियासत पे कौन सी उफ्ताद आ पड़ी है जिसके लिए आप पाकिस्तानी सियासत कुर्बान करने पर तुल गए हो। वो एक खास स्कीम के तहत होर्डिंग ताहिर कादरी की तरफ से लगाए गए थे, फिर धरना हुआ, फिर उसके बाद चल सो चल कहानी 2016 में पनामा शुरू हुआ, नवाज शरीफ साहब को इन्हीं कोर्स में से हटाया गया, इमरान खान साहब को लाया गया। तो वो जो ये सारी सूरत हाल थी, इसके अंदर सिर्फ कभी भी आप इमरान खान को ला के पोलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं ला सकते थे। हमने उसी तहैया कर लिया था कि हमने मुल्क में सियासत नहीं चलने देनी। उसके उस 2014 की जो स्टोरीज हैं आलिया आपके सामने हैं, आज निकल के आ रही हैं। अब जो मेरा पॉइंट है वो ये है कि जो पॉलिटिकल इस्तेकाम उसको कहते हैं कि जब आपके मुल्क के सिस्टम के ऊपर लोग सवाल ना उठाएं। आप किसी महफिल में जाएं और लोग को पता है कि आप टीवी पर प्रोग्राम करती हो, तो वहां पे सारे बंदे यही क्वेश्चन पूछते होंगे जी कि हम किधर जा रहे हैं, ये हुकूमत टाइम पूरा करेगी कि नहीं करेगी। ये अमेरिका में कोई नहीं पूछेगा, ये इंडिया में कोई नहीं पूछेगा, ये चाइना में कोई नहीं पूछेगा, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। अब तो लोग खुद हमें तज्जिया बता देते हैं, हमें खुद सिनेरियो बता रहे हैं कि हो क्या रहा है और कौन कर रहा है, किसके हाथ में सब कुछ, ये लोग अब खुद हमें बता रहे हैं। मैं असल में जो इंटरेस्टिंग बात है ना, वो जो मैं जिसको ज्यादा उजागर करना चाहता हूँ कि इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो सिस्टम के ऊपर जो फेथ है ना, वो लोगों का नहीं है। उसकी वजह एक और भी है जी, ठीक है, लेकिन अब देखिए खत्म से मुरादा कि जो सियासत है ना, देखें सियासत इस वक्त हुकूमत के और तहरीक इंसाफ के दरमियान नहीं हो रही, जो कि आम हालात में जब सियासी निज़ाम होता है तो सियासत पीपल्स पार्टी मुस्लिम नून, सियासत तहरीक इंसाफ मुस्लिम नून। अब सियासत हो रही है तहरीक इंसाफ और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान में। अब लोग क्या, मैं अपना अगर पूछूं तो मैं उस वक्त तक आपको कोई हतमी राय नहीं दे सकता हूं कि मुल्क की सियासत किस समझ आएगी, जब तक एस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान की लड़ाई में एक फरीक की क्लियर कट हार और एक फरीक की क्लियर कट जीत हो, और उसके बाद जो निज़ाम सामने आएगा मैं फिर वो देखूंगा कि उसके अंदर कौन कौन से करैक्टर हैं जो सियासत करेंगे, किसकी सियासत मजबूत है, किसकी सियासत कमज़ोर है। देखें ऐसे हर चीज़ में, मतलब आप ये देखें कि नवाज शरीफ साहब 25 नवंबर 2007 को पाकिस्तान वापस आए और दिसंबर 2021 तक इस मुल्क की सियासत पे उनकी इतनी मजबूत गिरफ्त थी कि पूरे पाकिस्तान के अंदर और ख़ुसूसन पंजाब में नंबर 1 भी नवाज शरीफ थे, नंबर 2 भी, नंबर 3 भी। आपको इल्म होगा कि 2021 आखिर में नवंबर दिसंबर में जरदारी साहब ने बयान दिया था कि अगर नवाज शरीफ साहब तहरीक इंसाफ के 30-35 बंदों को टिकट का वादा कर दें तो इमरान खान की हुकूमत गिर जाएगी। तहरीक इंसाफ के अपने लोग मेरे पास आते थे, वो कहते थे कि हमारी सियासत खत्म हो गई है, क्योंकि इमरान खान साहब की मकबूलियत बर्फ की तरह पिघल गई थी। इमरान खान की हुकूमत नाअहली में, करप्शन में, बेशुमार मदों में, बैड गवर्नेंस में, हर चीज के अंदर उन्होंने एक नया रिकॉर्ड कायम किया था। अब इन हालात में इमरान खान साहब को अगर आप देखेंगे यकदम उनकी सियासत मजबूत क्यों हुई, क्योंकि पाकिस्तान की सियासत एक बयानिए की मुरहून मिन्नत होती है। बयानिया जब नवाज शरीफ साहब का एंटी एस्टेब्लिशमेंट था तो जाहिर है कि वो तम तराक के साथ सियासत कर रहे थे। वही बयानिया जब इमरान खान साहब को शिफ्ट हो गया और इमरान खान साहब का एक एस्टेब्लिशमेंट का मोहरे होने का बयानिया नवाज शरीफ को शिफ्ट हो गया, तो इमरान खान साहब की सियासत में जान पड़ गई। इससे पहले एक मिसाल देता हूँ, वाइंड अप करता हूँ। 2002 के अंदर परवेज इलाही साहब ने इतना जबरदस्त सूबा चलाया, मुशर्रफ साहब के वक्त में पूरे पाकिस्तान के अंदर खुशहाली जो थी, रेल पहल थी, डॉलर की, सब कुछ था।
2008 के इलेक्शन में काफ लीग कहीं नजर नहीं आती थी। इसका मतलब है कि ये अगर चीजें काउंट करते कि ना उन्होंने डॉलर स्टेबल रखा, मुशर्रफ साहब ने 66 पे लिया, 66 पे छोड़ा, उसके बाद कर्जे नहीं लिए, कर्जे घटाए, बल्कि मतलब कि आप ये कहें कि मुशर्रफ ने पाकिस्तान के अंदर उस वक्त बिजनेसेस जो थे वो बड़े फ्लोरिश कर रहे थे बिजनेसेस। 2008 का इलेक्शन का रिजल्ट आपके सामने है, काफ लीग कहीं नजर नहीं आती थी। तो ये सारे चीजें हमारे पाकिस्तान की 70 साल हिस्ट्री बताती है कि आपके मंशूर में ना कुछ रखा है, ना गुड गवर्नेंस में रखा है। इमरान खान साहब की बैड गवर्नेंस भी आपकी सियासत को नुकसान नहीं पहुंचाती, और नवाज और परवेज इलाही साहब की गुड गवर्नेंस भी आपकी सियासत को फायदा नहीं पहुंचाती। तो ये वो हकीकत हमारे सामने है। राइट, लेकिन आपने बात की है, जी ठीक है, मैं इसके ऊपर अब हाइब्रिड सिस्टम चल रहा है। जी ठीक है, मैं इसके ऊपर आती हूँ कि कैसे अब ये ख़त्म कैसे हो सकती है और उसमें क्या क्या ऑप्शंस हैं हमारे पास। लेकिन आपने पंजाब की बात की है, परवेज़ इलाही के दौर की बात की है, तो अभी एक मरीम नवाज साहिबा का दौर है और मरीम नवाज साहिबा प्रोएक्टिव हैं पंजाब में और वो हर जगह पर जा रही हैं, चाहे हॉस्पिटल्स हों, कहीं पर भी कोई वाक़या हो जाए वो खुद जाती हैं, आवाम की दाद रसी करती हैं। तो क्या लगता है आपको कि पंजाब आपको एक बार फिर से तरक्की करता हुआ दिखाई दे रहा है और उसके दूरस PMLN के लिए कोई मुस्बत सियासत में नताइज हो सकते हैं? देखिए जी, पहली बात तो यह है कि 2-2.5 महीने आर जस्ट नॉट इनफ कि आप किसी की हुकूमत या किसी की मैनेजमेंट या एडमिनिस्ट्रेशन को तयन कर सकें। जिस तरीके से मरीम साहबा ने निज़ाम को चलाया, जो स्टार्ट किया है, और जिसको कहना चाहिए कि तुंदी के साथ और तनदेही के साथ वो इस वक्त बिल्कुल वो सीना सफ़र है, वो पूरा एक निज़ाम को चलाने के लिए सुबह शाम वो मेहनत कर रही हैं, सफ़र कर रही हैं, हर जगह पहुंच रही हैं, मुख्तलिफ प्रोजेक्ट शुरू कर रही हैं, जो कहीं पे कोई ख़राबी नज़र आती है तो उसको ख़त्म करने की कोशिश करती हैं। लेकिन अमलन जो है दो चीज़ें ज़हन में रखें कि पहली बात तो यह है कि मरीम साहबा के सामने दो गैर मामूली दौर गुजरे हैं। एक दौर गुजरा है उनके अपने चचा शहबाज शरीफ साहब का, जिनको मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में उनसे अच्छा सूबा चलाने वाला एक चीफ एग्जेक्टिव कोई नहीं आया। मैं हमेशा कह देता जी कि मैं दावे से कहता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर जितने आज तक वज़ीर आला आए हैं तकसीम पाकिस्तान से कि आज तक, शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो कोई बिल्कुल हर तरीके से चैम्पियन वज़ीर आला थे। फिर मरीम साहबा के लिए दूसरा बड़ा चैलेंज मोहसिन नकवी साहब का है। मोहसिन नकवी साहब एक थोड़ा सा रहे, लेकिन वो पता नहीं उनके अंदर क्या था कि पूरे पंजाब के अंदर उन्होंने एक ऐसा डेवलपमेंट्स की और इतने बड़े बड़े काम किए, खुसूसन जो कंस्ट्रक्शन, रोड नेटवर्क, शहरों के अंदर इंटरसिटीज़, हर जगह पे लगता था कि पता नहीं पाकिस्तान के अंदर से कुछ तेल के कुएं निकल आए हैं। कितनी डेवलपमेंट हो रही है हर जगह पे, और मुख्तलिफ, और सिर्फ ये नहीं, हॉस्पिटल्स के अंदर सेहत का निज़ाम, एजुकेशन के निज़ाम, इतने थोड़े अरसे में शायद ही किसी ने इतना अकम्पलिश किया जो मोहसिन नकवी साहब ने किया। अब जब आपके सामने ये दो ऐसे दौर हों तो यह जाहिर है कि फिर आपको एक तो एक रोल मॉडल होते हैं, दूसरा आपको उससे बेहतर करना है। कर पाएंगी या नहीं कर पाएंगी, कितने के पास वसाइल होंगे जो उस लेवल का जो काम है जो शहबाज शरीफ साहब ने किया है, क्योंकि बैरूनी कर्जे भी उन्होंने पंजाब अपने, चूँकि ऊपर भी मुस्लिम नून की हुकूमत थी, नवाज शरीफ साहब की थी, तो बैरूनी कर्जे भी लेते रहे, ऑरेंज ट्रेन से लेके बहुत कुछ, और अंदर भी उनको जो हमारा था जो सूबों के हिस्से का पैसा था उसमें पंजाब चूँकि बड़ा रिसिपिएंट था, वो भी उनके भरपूर इस्तेमाल में रहा। मोहसिन नकवी साहब के पास भी बहुत फंड्स थे, मरीम नवाज साहब के पास क्या फंड्स आते हैं क्या नहीं आते हैं, और आया उनके पास ये कैपेसिटी है कि नहीं कि वो उसके मुताबिक कर पाते नहीं कर पाते। ये 100 साल 2 साल बाद हम बैठ के तो एक तजिया जो होगा वो जो फेयर तजिया होगा। लेकिन ज़हन में ये बात रखें कि जो पता नहीं आपका सवाल शायद कभी इस पे हो या ना हो, लेकिन मैं कमेंट इजाफी कमेंट देता जाऊँ। सूबे की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो आपकी सियासत के लिए, उसमें सियासत में कोई रोल नहीं है। मैं हमेशा कहता हूँ कि सूबे के अंदर आप एक मैनेजमेंट करते हैं और एक आप उसको एक
एक अच्छे जो कॉर्पोरेट मैनेजर्स होते हैं उनका वो जॉब है, जबकि मुल्क की सियासत जो है प्राइम मिनिस्टर की है वो प्योर पॉलिटिक्स होती है। वहां आप या सियासी फायदा ले रहे होते हैं या आप पॉलिटिक्स सियासत को लूज कर रहे होते हैं। तो इसलिए ये उनको वहां इसलिए कोई कंट्रीब्यूट नहीं करेगी नेशनल पॉलिटिक्स में सूबे की उनकी इस बिहाफ पे ये परफॉर्मेंस लिख के ले ले पंजाब की परफॉर्मेंस उनके सियासी करियर को कोई फायदा दिखाई नहीं दे रहा कि उनकी सियासी करियर में कोई उनको फायदा हो सकता है। जी ठीक। अच्छा सर, ये बताइएगा कि एक तो ये भी है कि हमारे खारजा महाज पर भी बहुत सारे चैलेंजेस हैं, हमें मईशत को भी सहारा देना है, फिर जैसे कि आपने खुद फरमाया कि यूक्रेन वॉर है और इसके अलावा दीगर मामलात हैं, चाइना के साथ ताल्लुकात हैं। आपको क्या लगता है कि इस वक्त हम जो खारजा महाज पर कहाँ खड़े हैं, हमारी फॉरेन पॉलिसी है क्या, किस तरफ है, टुवर्ड्स चाइना है, अमेरिका है, किस तरफ है? देखिए जी, पहली बात तो यह है कि आपकी फॉरेन पॉलिसी जो है नवाज शरीफ साहब के वक्त में शेप अप कर गई थी। इसके अंदर बड़े टर्बुलेंट टाइम्स आते हैं, क्योंकि जब आप के अंदर इंटरनल पॉलिटिकल क्राइसिस होता है और आपके अंदर गैर मुस्तहकम हुकूमत होती है या डिक्टेटर्स आते हैं या हाइब्रिड सिस्टम आता है, तो अमेरिका का अमल दखल बढ़ जाता है और हमारे जो अस्करी जो क़यादत है वो अमेरिका के सामने जो है, बल्कि अमेरिका के सामने या उनके साथ बना के रखती है, उनके सामने वो इतनी उनके दमखम नहीं होता। ये हमारा पूरा 75 साल की तारीख है और दे जस्ट सिंपली स्कम टू अमेरिकन प्रेशर। अच्छा, अब रह गई ये कि नवाज शरीफ साहब के वक्त में जो हमने फॉरेन पॉलिसी जो सामने आई थी उसमें अमेरिका बिल्कुल फारिग हो गया था। वैसे वो अफगान जंग के अंदर गोडे गोडे इतना फंसा हुआ था और वो इतने अजीबो गरीब सूरत हाल में थे। सीरिया के अंदर उसको उस वक्त एक शिकस्त हो चुकी थी, वहाँ से फारिग हुआ था। तो बहुत सारे अवामिल थे जिसमें हमें मौका मिला और हमने CPEC शुरू किया, जो अमेरिका ने पहली फुर्सत में भी ही बाजवा और इमरान खान साहब के कम्बिनेशन से CPEC हमारा रुकवा दिया। उन्होंने रुकवाना था, लेकिन अमलन जो है वो नवाज शरीफ को हटाया गया था और फिर एक हाइब्रिड निज़ाम लाया गया था। तो वो CPEC और सारा ब्लॉक जो था वो किस्सा पारीना बन गया, एक भूली बसरी दास्तान बनने को था। अब दोबारा हमारे पास ये है कि चाइना के बगैर, और चाइना को भी पता है कि उनके साथ हमारी दोस्ती असली और है, जो हमारे तक लगा इमरान खान साहब के वक्त में कोल्ड स्टोरेज में चले गए थे, चाइना से की हद तक, सऊदी अरबिया की हद तक, उसको दोबारा उसको एक वार्मथ मिली है, उसके अंदर गर्मी आई है और एक नया जज्बा देख रहे हैं UAE के साथ, सऊदी अरबिया के साथ, जो हमें बहुत सारा जो है ना 2020, 21, 22 में एक बहुत सरदमरी का शिकार थे। अच्छा राइट। आप उधर IMF है, अमेरिका को भी हम जो है नज़रअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि IMF अगर हमारे पीछे हटता है तो हम डिफ़ॉल्ट करते हैं, और हम डिफ़ॉल्ट करते हैं तो फिर चाइना भी जो है हमारे से क्या फ़ायदा उठाएगा। चाइना को तो एक प्रॉस्परस पाकिस्तान चाहिए, एक स्टेबल पाकिस्तान चाहिए, जहाँ लॉ एंड ऑर्डर की से जो है बहुत ही एक सीरीन लॉ एंड ऑर्डर हो, अमन व आश्ती हो, क्योंकि फिर तब भी पाकिस्तान काबिल इस्तेमाल है। उनको तो गवादर तक पहुंचना है, वहां से उन्हें अपनी यानी कि आपका ख्याल है कि इस वक्त खारजा महाज पर हम मुस्बत पेशरफ्त देख रहे हैं कि हमने अच्छी मुस्बत पेशरफ्त है कि वो कहते हैं ना, इकबाल कहता है कि सरोवर बाग में आज़ाद भी है पावा गिल भी, इन्हीं पाबंदियों में हासिल आज़ादी को तू कर ले। मेरा ख्याल है अमेरिका के साथ करते हुए भी प्राइम मिनिस्टर का ये चाइना का विजिट जो है, जो 3-4 दिन में शुरू होने वाला है 4 जून को, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट विजिट है और ये यकदम हुआ है, होगा पहले से, लेकिन इसको लगता है कि सामने नहीं लाएगा और यकदम 3-4 दिन 5 दिन पहले कहा गया कि प्राइम मिनिस्टर साहब। और ये इसमें हमें तो कोई मेरा अपना ख्याल है कि जी हमें कोई कामयाबी मिल सकती है। प्रोग्राम में शामिल करेंगे एक ब्रेक, मजीद बात करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। हमारे साथ हैं हफीजुल्लाह नियाजी साहब। आप भी कह रहे हैं कि अभी PTI की और एस्टेब्लिशमेंट की लड़ाई है, आखिर ये कब ख़त्म होगी? ये $1 मिलियन क्वेश्चन है जिसका जवाब शायद आप दे सकते हैं, क्योंकि आप इमरान खान को बहुत करीब से जानते हैं कि वो फैसला साजी में कितना वक्त ले सकते हैं, कब फैसला करेंगे और कैसा फैसला कर सकते हैं, और उस फैसले के नतीजे में क्या कुछ हो सकता है। ये अब आप इसके ऊपर तज्जिया भी दे सकते हैं और आप बता भी सकते हैं कि क्या हो सकता है। देखिए आलिया,
इमरान खान साहब ने तो फैसला लिया हुआ है मेरे अपने जो जायचे के मुताबिक, हिसाब किताब के मुताबिक या एनालिसिस के मुताबिक, जितना मैं इमरान खान साहब को जानता हूँ। और वो मेरा ख्याल है कि जब वो इक़्तिदार से निकले हैं तो जिस तरीके से उन्होंने कैंपेन शुरू किया और जो लेवल वो ले गए तनकीद का, ये हमारे मुल्क में हम इससे मुतारफ़ नहीं थे कि जिस तरीके से उन्होंने मीर जाफ़र, मीर सादिक, गद्दार, जानवर, मैं जो कुछ कह सकते थे और प्राइवेट महफलों में फिर ज़्यादा सख्त ज़बान इस्तेमाल करनी। तो ये तभी मुझे ये अंदाज़ा हो गया था अप्रैल, मई, जून, जुलाई 2022 में कि इमरान खान साहब अंदर से उनको यकसुई है कि मुझे इक़्तिदार नहीं मिलना। और लेकिन एक चीज़ उन्होंने देख ली थी कि इस बयानिए के ऊपर उनकी सियासत को चार चांद लग गए, तड़का लग गया और नई जान पड़ गई। और उनका जो जिसको कहना चाहिए कि एक बहुत ही उनके वो कहते हैं ना कि तहरीक इंसाफ के जज्बे खाकी में एक नया वलवला आ गया, नई जान आ गई। अब ये सारी बातें अपनी जगह जो थी, इसमें इसका मतलब ये था कि इमरान खान साहब एक तो पॉपुलैरिटी के वो इतने आदी हो चुके हैं या अपनी तरफ लोगों को मुतवज्जा करने के, क्रिकेट के ज़माने से ही वो एक बड़े क्रिस्मेटिक थे या मरजा खलायक थे, लोग उनके ऊपर टूट के पकड़ पड़ते थे। तो वो जब उन्होंने देखा वो दरमियान में सियासत में आके वो इससे खासी हद तक इसको ज़ोफ़ पहुंचा था, महरूम तो नहीं हुए थे लेकिन उसको खासा ज़ोफ़ पहुंचा था, उसमें कमी आ गई थी। तो वो अब जो दोबारा उन्होंने आप देखा 2022 में आके एक अपसर्ज पॉपुलैरिटी का, तो वो उसको इंटैक्ट रखना चाहते थे। दूसरा ये है कि उन्होंने जो बयानिया लिया, अब इन दोनों के अगर इमरान खान साहब की शख्सियत के अंदर उनका एनालिसिस होगा तो उनको ये पता चल गया होगा कि इस पॉपुलैरिटी के साथ एस्टेब्लिशमेंट ने अगर मुझे नुकसान पहुंचाया या मुझे कहीं पर कॉर्नर किया तो एस्टेब्लिशमेंट खुद हल्कान हो जाएगी, बहुत उनको नुकसान हो जाएगा। बल्कि हो सकता है कि एस्टेब्लिशमेंट के से बदला लेने का तरीका ही यही है कि एस्टेब्लिशमेंट को इतना भड़काओ, इतना गुस्सा दिलाओ कि वो उसके खिलाफ कोई इंतहाई कदम ले और फिर ये मुल्क जो है ये किसी अनार्की की तरफ या खाना जंगी की तरफ चला जाए। ये उनके ख्याल में और इस तरह के इस तरह के पॉपुलर, मैं बड़े आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ, इस तरह के पॉपुलर लीडर जो होते हैं वो इस तरह की लड़ाई में उनको अगर आप उनकी जो सपोर्ट है, जो एस्टेब्लिशमेंट ने उसको एड्रेस नहीं किया, बल्कि एस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान साहब के खिलाफ जितने तादीबी इकदाम किए हैं उससे उनका सपोर्ट बेस बड़ा है। दूसरी तरफ अगर हफीजुल्लाह साहब मैं आपसे ये पूछूं कि आपने कहा कि ये बयानिया था जिसका फ़ायदा इमरान खान साहब को हो रहा था और वो इतने सख्त होते गए और उनकी मकबूलियत बढ़ती गई और वो उसी में ही वो जाहिर है कि उन्होंने मज़ीद अपने बयानिया को वो ही कंटिन्यू रखा। ये सख्त बयानिया क्या बानी पीटीआई की अपनी सोच है या उनके लोगों ने ये उनको ये इस तरफ लेकर आए हैं कि ये वाला बयानिया आप सख्त बयानिया रखें, इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ जाएं और ये बयानिया लेकर आएं? क्योंकि अभी तक ये क्लियर नहीं है कि ये सोच किसकी है जो इस वक्त पनप रही है। नहीं, मेरा ख्याल है कि खामखाई हम इसमें तबज़माई करें, बड़ी सिंपल सी बात है। और मैं तो इसको 6-7 साल से कह रहा हूँ, इमरान खान साहब के अंदर जो गैर मामूली चीज़ है ना, वो बहुत डेयर डेविल कहते हैं ना, इंतहाई दलेर है। और इतना दलेर आदमी खतरनाक होता है, उनको अंडर एस्टिमेट किया गया। ये कहते थे कि जी वो जेल में जाकर टूट जाएंगे। मैंने कहता था कि आप कुछ कर ले, जेल में इमरान खान नहीं टूटेगा। इमरान खान साहब को तोड़ने के तरीके यही थे कि इमरान खान साहब जो थे वो उनके अंदर डेस्परेशन इक़्तिदार के लिए, और जो जिस बंदे की जो डेस्परेशन होती है वही उसकी बेट बनती है। उसको कैसे हैंडल किया जाता, कैसे ना किया जाता, ये सारी बातें जो थी ना, ये हिकमत अमील की है। अच्छा, दूसरी तरफ बनानी पड़ी थी, मैं इसको देता और इस पे गौर करता। अच्छा जिनको बनानी थी उन्होंने गौर करना था। अच्छा, दूसरी तरफ जाहिर है कि फैमिली जो है वो आपके बहुत सारे फैसलों के ऊपर असरअंदाज भी होती है। गो के लीडर के फैसले जो है वो इसी किस्म के होते हैं, लेकिन फैमिली के फैसले भी होते हैं। खान साहब की बहनों का बड़ा क्लोज उनके साथ रिलेशन है, जाहिर है कि बहनें हैं और वो असर रसूख भी है उनके फैसलों के ऊपर। क्या उनका भी यही फैसला है कि खान साहब इसी किस्म का ही अपना स्टांस रखें?
मेरा ख्याल है पहली बात तो यह है कि मैं इस टॉपिक बड़ा मुहतात बोलता हूँ। मैं खान साहब की जहाँ पे फैमिली आ जाती है और खुद वो जो सियासत में नहीं है, तो मैं उसके बारे में कुछ ज़्यादा जो है ना, ज़्यादा नहीं, मैं बिल्कुल कोई राय नहीं देता हूँ, ना अच्छी ना बुरी। लेकिन ये जनरल सी बात की आपने, खान साहब के सियासत के अंदर उनकी फैमिली का, बहनों का कोई रोल नहीं है, ना वो सियासत में हैं, ना उनका कोई रोल है। बाकी खींच तान के चीज़ें लेफ्ट राइट हो सकती है, फिर वो तजियाती तौर पे तो ऐसी है नहीं। लेकिन वो ये लेकिन सबसे चीज़ ये कि ये इस तरह के फैसले जो है ना, वो खान साहब के पास इस तरह का फैसला कि लड़ना कैसे है, वो उनसे अच्छा ना कोई लड़ सकता है और ना को उनको उसके लिए किसी के मशवरे की ज़रूरत है। अच्छा, ये क्या कभी ऐसा हो सकता है कि बानी पीटीआई यानी कि खान साहब अपने फैसले से पीछे हट जाएं और 9 मई के ऊपर माजरत कर लें? कुछ ऐसा आपको लगता है कि वो किसी मोड़ पर आके ये फैसला ले सकते हैं? अभी कैपेसिटी और उनकी है कि वो अभी और लड़ेंगे, या फिर फैसला ले लेंगे, वक्त आ गया फैसला लेने का? देखें जी, पहली बार दो चीज़ों का अलग-अलग करें। खान साहब को ने ज़िंदगी में आज तक कोई भी सियासी फैसला जो ऐसा नहीं किया जिस पे वो फ़ख्र कर सके। बल्कि मैं तो इसका अगर इसको मुहतात अंदाजे में इसका कोई तखमीना लगाऊं, कोई एस्टिमेट करूं, तो खान साहब की ज़िंदगी में एक भी सियासी फैसला नहीं है 1996 25 अप्रैल से लेके जब से पार्टी बनी है और आज की तारीख तक जो मेत में यहाँ पहुँच चुके हैं। तो खान साहब ने तो कोई फैसला ऐसा नहीं किया कि जो जिस पे वो उन्होंने बाद में रिग्रेट ना किया हो, अफसोस ना किया हो, मुझे नहीं करना चाहिए था, मुझे इक़्तिदार नहीं लेना चाहिए था, भाजपा पे भरोसा नहीं करना चाहिए था, मैंने रिज़ाइन नहीं करना चाहिए था, लॉन्ग मार्च नहीं करना चाहिए था। ये सारी बातें जो खान साहब अकेले में या पब्लिक में, जिसकी गुंजाइश हो तो पब्लिक में गुंजाइश ना हो तो अकेले में उसका करते हैं। उनको ये बात मेरा ख्याल है कि बखूबी मालूम है कि पूरी ज़िंदगी ये बड़ी एक अजीब सी बात है कि एक बड़ा इतनी भरपूर सियासत कर हो और कभी एक भी सियासी फैसला उनका सही नहीं है। अब क्राइसिस ये है कि जी आया उनको यहाँ पे क्या फैसला करना चाहिए था। यहाँ पे चूंकि फैसले ज़्यादा वो मुतमन्नी है, ये बात उनके अंदर एक डेस्परेशन है, वो ये राइट ऑफ कर चुके हैं कि इक़्तिदार मुझे एस्टेब्लिशमेंट नहीं देना, और ये चीज़ है जिसे खान साहब को मजबूत कर दिया। और वो इस स्ट्रेंथ के ऊपर वो जो फैसले कर रहे हैं कि ना खेडांगे ना खेडन देंगे, कि खुद तो डूबे सनम तुमको भी ले डूबेंगे। तो ये वो कैफियत है कि जो कि इतना बंदा पॉपुलर पॉलिटिक्स करने वाला बंदा, लेकिन जाहिर है कि एक बड़ी सियासत में गिरफ्त है, वो उस बंदे को फिर हैंडल करना अगला जो दूसरी तरफ है, राइट, उनके भी जो ब्लंडर और गलतियां हैं उसमें भी गुंजाइश नहीं है, वो आज तक करते रहे सारे ब्लंडर और गलती। राइट, लेकिन एक नियाजी साहब एक बात ये भी है कि अब आखिर तो किसी ऊंट किसी करवट बैठना है, और आखिर कब तक? ये भी कहा जाता है कि खान साहब दूसरे भुट्टो बन सकते हैं, ऐसी भी बातें आती हैं। तो फिर अगर ऐसी सूरत में एक खौफ तो होता है कि क्या उनका अंजाम इस तरह का, अल्लाह ना करे कि कोई सियासत में ऐसा अंजाम हो जिसको डिस्कस किया जाता है, तो वो अगर वो है तो फिर कहीं ना कहीं तो बात को ख़त्म करना है, कॉम्प्रोमाइज़ तो करना पड़ेगा। देखिए बीबी, आपने तो मेरा तो भुट्टो का जो दौर है मेरे पे बीत गया है, और मैं उस वक्त मैं उस वक्त स्टूडेंट एक्टिविस्ट था, और फोर फ्रंट पे मैं भुट्टो साहब के सामने हम सीना सफ़र थे। भुट्टो साहब को भी ये चीज़ कोई जो है मुतासर नहीं कर सकी। उनके बारे में तो हाई कोर्ट के पता नहीं 5 या 7 या 8 जजेस ने फैसला दिया था फांसी का मुतफिका, फिर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया, और सुप्रीम कोर्ट के सुनाने के बाद तो जनरल ज़ियाउल हक के पास रह गया था कि माफ़ करते ना करते। तो भुट्टो साहब तो बहुत सारे शवायद ये हैं कि डटे रहे, और आखिर तक वो यही समझते रहे कि ये इनमें हिम्मत ही नहीं कि मुझे फांसी दे सके। तो क्या ऐसी गलतफहमी फिर खान साहब को भी तो हो सकती है कि वो इसमें रहें कि कुछ नहीं होगा मेरे पास? खान साहब के खिलाफ अव्वल तो खान साहब के खिलाफ इतना ज़्यादा कोई बड़ा केस भी नहीं है। भुट्टो साहब सियासत में PhD थे। पाकिस्तान के पॉलिटिशियन में क़याद-ए-आज़म के बाद मैं उनसे ज़्यादा ब्रिलियंट पॉलिटिशियन किसी को नहीं मानता। मैं उनका मुखालिफ था,
और आज भी हूँ, लेकिन मैं इसमें दो राय नहीं है कि भुट्टो से ज़्यादा ज़हीन, फतीन, ब्रिलियंट, मैं उन्हें कहता हूँ पाकिस्तानी सियासत को PhD थे। खान साहब जो थे सियासी तौर पे बिल्कुल बांझ है, बिल्कुल उनको सियासत की ABC नहीं पता, वो कूचा सियासत से यकसर नाबल्द है। तो अब दूसरी बात यह है कि ऐसा बंदा जो है उसके पास दलेरी भी हो, और जो भुट्टो साहब के पास भी मौजूद थी, तो फिर फैसला वो तो भुट्टो से ज्यादा इसमें यकसू होंगे कि जी ये मुझे मार नहीं सकते, मारे तो फिर क्या कर लेंगे, खुद भी मर जाएंगे। राइट, तो यानी कि आप जो है वो कोई केस भी ऐसा नहीं है कि जब खान साहब को मारा जाए। राइट, तो यानी कि इस वक्त बानी पीटीआई ज्यादा मजबूत है। जी, आलिया होगा जी, आलिया होगा क्या? हाँ, वो मैंने इसको कहना चाहिए कि दिल में महफूज किया हुआ है, मुझे सारा नजर आ रहा है क्या होने वाला है। वो मैं कभी टीवी पे कभी नहीं बताऊंगा, ना कभी कॉलम में लिखूंगा, ना लिखना वो कब तक होने वाला है? वो कब तक होने वाला है? मैं तो समझता हूँ कि आप जून के अंदर भी हो सकता है। जो मैं इश्तिहाल देख रहा हूँ कि खान साहब एक जो गुस्सा दिलाने के सारे हथियार जो हैं वो सारे झोंक चुके हैं। वो कहते हैं फायरिंग ऑन ऑल सिलेंडर्स। खान साहब सारे अपने हथियार झोंक चुके हैं, और दूसरी तरफ जो गुस्सा है वो भी उमड़ के बह आ रहे हैं। परसों भी हमने देखा है कि फॉर्मेशन कमांडर की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद उसके अंदर वही गुस्सा था जो होना चाहिए था, और इमरान खान साहब मेरे ख्याल में कैलकुलेटेड दो तीर मारे हैं, एक मेहदी हसन को इंटरव्यू और एक ट्वीट वाला जो कॉल खान साहब के जो ज़हन में होगा कि क्या तीर व हदफ जो है ना पूरा अपना उसने हदफ अपना हासिल कर लिया। तो ये एक अजीब गरीब सूरत दो चार है। अब तो मैंने कहा ना कि आपने जो कुछ बोया था बीज, उसकी कटाई का वक्त है। ये कोई ऐसा नहीं है कि कौमें जो है एक दिन के अंदर बर्बाद होती हैं, ये एक दिन आसमान पहुंचती है। लेकिन आप कंक्लूजन के ऊपर पहुंचने वाले हैं, लेकिन ये जो लावा पक रहा है जाहिर है कि इसके कोई मुस्बत नताइज नहीं है। मुस्बत नताइज में अगर बात की जाए तो फिर बानी पीटीआई की रिहाई भी हो सकती है। ऐसी भी खबरें हैं कि बहुत जल्द उनकी रिहाई होने वाली है। क्या ये आपने अपने दिल के अंदर छुपाया हुआ है? तमाम केसेस में नहीं, कोई अमकान नहीं है। कोई अगर रिहाई हो जाए ना तो इसका मतलब इस रिहाई हो जाए और इसका मतलब है कि मामला फहमी हो जाएगी। फिर तो अल्लाह ताला बेहतर करे कि ऐसी सूरत में तो बेहतरी हो सकती है, खराबी तो नहीं हो सकती। दूसरी बात यह है कि ये एक ऐसी खुशफहमी है जो सिर्फ तहरीक इंसाफ वालों के करीब से गुजरी है। जब आप ये कहें और बार बार कहें इमरान खान साहब कि मुझसे राब्ता जो है वो नहीं करते, और जबकि उन्होंने बहुत जतन की हो, जब वो आज़ाद थे तो जनाब आसिम मुनीर साहब से फ़ोन करने की बात की हो, और बहुत ही मुनाजात, मिन्नत तरले और मेहनत के साथ डाटा आरिफ अलवी ने उनकी बाजवा से 2 मुलाकातें सदर हाउस में कराई थी। तो ये भी तो हमारे सामने है। फिर एक मुलाकात और भी है, कहते कहीं और हुई थी। 3 मुलाकातें हुई थी। जो कब हुई थी? ये अक्टूबर 2022 में हुई थी, जब इमरान खान बहुत सारी गालियां दे चुके थे। तो इसका मतलब है कि उनके अंदर एक तड़प थी और आज भी है। लेकिन वो यही कहेंगे ना कि भाई मैं कोई ऐसा हो कि मुझे कोई बाइज्जत तरह का कोई एग्जिट दिया जाए या ऐसे निकला जाए। वो मेरा ख्याल है उनकी खुशफहमी है कि एस्टैब्लिशमेंट के पास किसी सियासतदान के लिए बाइज्जत एग्जिट नहीं है। तो जी मैं ये चाहती हूँ कि थोड़ा सा बता दीजिए कि एहसान कैसे हैं, सेहतमंद हैं, ठीक हैं, बिल्कुल ठीक हैं, बातचीत कर रहे हैं, उनका इस वक्त व्यू क्या है इस वक्त? देखें, आलिया बहुत ठीक है, अपबीट है, बड़े हौसले वाला आदमी है, कोई ज़रा बराबर उसके अंदर एक असर नहीं है। मेरा ख्याल है कि मुझे खुशी हुई है कि जो भी हालात हैं वो उससे बड़ी एक पामर्दी से, बड़ी दलेरी के साथ, हिम्मत और हौसले के साथ उनको कर रहा है। कोई कंप्लेंट आज तक उसने नहीं की पहले दिन से, बल्कि कहते अब बहुत ही मैं जो अपनी वो ऐसे लगता है जैसे कोई बहुत ही कंफर्टेबल है।
इसमें थोड़ा सा हालात भी वहाँ पे जो आजकल रखा हुआ है, वहाँ भी हालात भी उन्होंने अच्छे तरीके से सब बच्चों को रखा हुआ है जो लाहौर के अंदर है कम से कम। न्याजी साहब, आपकी हैं। स्टेटमेंट है कि आप जैसे कि अपने बेटे को ये कहते हैं कि आप अपने मामू की स्ट्रगल के साथ खड़े रहें, तो आप इसको पॉलिटिकल स्ट्रगल का नाम दे रहे हैं, तो ये आपको नहीं लगता कि ऐसे वाकयात को मोटिवेट करना है बच्चों को कि वो इस तरह के वाकयात में, जब पॉलिटिकल स्ट्रगल इस तरह की वायलेंस वाली होती है? जी नहीं, देखे ना, अब पॉलिटिकल से इस तरह की होती नहीं है। अगर इमरान खान साहब ने कर दी है तो उसको मतलब क्या कह सकता है, लेकिन इमरान खान साहब की इस पॉलिटिकल वायलेंस वाली स्ट्रगल पे उसकी पार्टी को यकसू होती तो पार्टी निकलती। कोई हमें 200-400 बंदे, लाहौर में सबसे ज्यादा निकला है ना 3-4 हजार बंदा, बाकी तो कहीं पे 500 निकला हो, कहीं 300 निकलो, 200 निकलो। इसका मतलब उसके अपने बंदों ने उनकी ये जो कॉल थी, उनकी जो ट्रेनिंग थी, जो साल से दे रहे थे, उसको नफी कर दिया। लेकिन देखें, बात ये नहीं है, बात यह कि मैंने जब उसे इनकरेज किया था तो इमरान खान उस वजीर आजम के आखिरी दौर में थे। मैंने उनको बताया था कि तुम्हारा मामू जो है वो बड़े जल्दी अपने अंजाम को पहुंचने वाला है और ये सारे बंदे छोड़ जाएंगे तहरीक इंसाफ वाले। मैं तो ये सिनेरियो देख ही नहीं रहा था कि उसके बाद कोई नया फसाद शुरू हो जाएगा और इमरान खान एस्टेब्लिशमेंट की ठन जाएगी, इमरान खान साहब उसको अपने तरीके से उसको इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे। ये तो फिर और बिल्कुल डिफरेंट सिनेरियो था। लेकिन जो सियासत है, तो अब क्या मशवरा है? आप भी बेटे को यही मशवरा है? जी नहीं, देखे ना, मैं तो मशवरा तो मेरे बेटे को तो तब भी यही था कि एक्टिव ना हो। ये मैंने उसका मतलब ये नहीं है कि मैंने कहा था कि आप एक्टिव हो जाए। मैंने तो ये था कि मेरे ख्याल में इमरान खान साहब जब आइसोलेट हो जाएगा तो वो बिल्कुल ही एक आसमान से जमीन पे धड़ाम से ना पड़ा हो। मैं ये फोर्स इस तरह नहीं कर रहा था। जी ठीक है, जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हफीजुल्लाह न्याजी साहब हमारे साथ। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हफीजुल्लाह न्याजी साहब। इस वक्त पॉलिटिकल सिनेरियो जो है उसमें बात कर रहे थे, पीटीआई का मुस्तकबिल और फिर बानी चेयरमैन का मुस्तकबिल क्या है इसके ऊपर भी बात कर रहे थे। दैट्स ऑल, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।